जी, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे रीडर्स? उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और मौज मस्ती में और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आपके लिए दोबारा से नावल आगे कंटिन्यू करने लगी हूँ, इश्क मेहरम। आपने उम्मीद है ये नावल पढ़ा होगा और आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर अभी तक आपने इस नावल को पढ़ना शुरू नहीं किया तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार नावल होने वाला है। इस नावल को ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपकी आसानी के लिए अपने पेज पर भी मैंने एक पोस्ट में इस नावल की पिछली 5 एक साथ के लिंक शेयर कर दिए हैं ताकि आपको सहूलत हो सके। चलें, बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपने नावल की जानिब। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी में लौटने दें। अगर मैं यहाँ रही ना तो मर जाऊँगी, क्योंकि आप ही कपड़ों में से आती ये खून की नागवार बू मेरे लिए जहर से कम नहीं है। वो उसे खामोशी से मरहम पट्टी करते हुए देखती रोकर कहने लगी। तो उसकी बात पर वो अपनी आंखों को ऊपर उठाकर उसे देखने लगा। उन खूबसूरत चमकदार पलकों के पीछे छुपे हसीन सुरमई आंखों में इश्क की चमक देखकर वो अपने दिल में उठते तूफान को महसूस करके बुरी तरह से लरसने लगी। तुम बस मेरी बन जाओ तो मैं अपने वजूद में रची इस बू को नोच फेंकूंगा। बस तुम मुझ जैसे खतरनाक शख्स को मोहब्बत में फना हो जाना सिखा दो। आंखों में आंखें डालकर वो गंभीर आवाज़ में कहता, नरमी से उसके नाजुक हाथों को अपनी मर्दाना मजबूत गिरफ्त में लेकर सहलाने लगा। ऑफिसर नाज़ली, आपको मैंने कहा था आप इस केस से दूर रहेंगी। फिर आप यहाँ क्यों आई थी? आपको पता है ना कि वो गुंडा आपकी सच्चाई जान चुका है कि आप कौन हैं और ये कौन है। ऑफिसर जमाल कीवान कारदाल के बाजुओं में नाज़ली को ज़ख्मी हालत में देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा और सख्ती से कहने लगा। कीवान कारदाल, जो इस वक्त बिना मास्क के था, सामने खड़े ऑफिसर के सुल्तान बे के बारे में ख्यालात सुनकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि फरगाम सुल्तान के बंदों को आज तक किसी ने नहीं देखा था कि वो किस तरह दिखते थे। और कीवान कारदाल इस वक्त इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नाज़ली को लिए अपना सीना तान कर फोर्सेस के सामने सर उठाकर खड़ा था। ऑफिसर जमाल, उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आप फिक्र मत करें। और आज मैं यहाँ अकेली नहीं आई थी, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ यहाँ आई थी। नाज़ली कीवान कारदाल को नज़रों ही नज़रों में नीचे उतारने का कहती ऑफिसर जमाल से गोया हुई। ये आपको कैसे पता चला कि फ़रगाम सुल्तान आपकी सच्चाई से नावाकिफ़ है? ऑफिसर जमाल कीवान कारदाल से शायद मुतमिन हो गया था, जो आराम से उसके सामने नाज़ली से ये पूछने लगा। क्योंकि मैं आज उसके सामने गई थी ऑफिसर जमाल। वो मुझे देखकर चौंका नहीं था, उसने बस ये कहा था कि मैं ऑफिसर नाज़ली हूँ। उसका मतलब है वो मेरे बारे में अभी तक अनजान है। नाज़ली ने ऑफिसर जमाल की जानिब देखते हुए कहा, ओके नाज़ली, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। हमारी मुलाकात रात को होगी। कीवान कारदाल बीच में उन्हें रोकता हुआ कहने लगा। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें कॉल करती हूँ। वह संजीदगी से कीवान कारदाल की जानिब देखती हुई बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नाज़ली आपके पास आऊँगा, फिर बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे अपने बचपन की। वह एक आंख विंक करता वहाँ से चला गया और नाज़ली उसके फ्री होने पर वहीं खड़ी सख्त नज़रों से उसे घूरने लगी। ऑफिसर्स, नाज़ली एक जूनियर ऑफिसर की चीख पर पीछे मुड़ी तो सामने फरीदा यज़दान की लाश को देखकर वह तेज़ी से आगे बढ़ी। नाज़ली जो आगे बढ़ रही थी एकदम से रुकी और हाथ आगे बढ़ाकर ऑफिसर जमाल को भी रोक दिया। कुछ देर कीवान कारदाल के कई लफ्ज़ों को याद करने लगी, जो किसी काम का कहकर यहाँ से गया था। ऑफिसर, सबको जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी। यहाँ बम फिक्स किया गया है, इसलिए जल्दी करो, वरना जो लोग अंदर हैं वो मर जाएंगे हमारी लापरवाही की वजह से। नाज़ली ऑफिसर जमाल को कहती तेज़ी से आगे बढ़ी तो ऑफिसर जमाल भी उसके पीछे भागा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाज़ली और बाकी ऑफिसर इमारत के अंदर दाखिल होते इससे पहले एक ज़ोरदार धमाके के साथ ही पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। सुल्तान बे, आप कहाँ हैं? कीवान बाहर निकला। तभी उसके फ़ोन पर फ़रगाम सुल्तान की कॉल आई तो वह जल्दी से कॉल रिसीव करता परेशानी से पूछने लगा, कीवान कारदाल, उस औरत को ख़त्म कर दिया कि नहीं? दूसरी जानिब से सर्द आवाज़ पर कीवान कारदाल मुंह बनाने लगा। जी हाँ बे, मैंने उसे मार दिया है और उसके पेट पर वो बम फिक्स कर दिया है जो आप फिक्स करने वाले थे। बस थोड़ी देर बाद ये इमारत मलबे में तकसीम होने वाली है। कीवान ने संजीदगी से कहा, वेरी गुड, उस प्राइम मिनिस्टर को अब पता चलेगा फरगाम सुल्तान का नाम इस्तेमाल करने का अंजाम क्या होता है। फरगाम सुल्तान ने दहशत ज़दा लहजे में कहा, बे, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। कीवान एक बार फिर उसकी लोकेशन पूछने लगा तो वो उसे अपनी लोकेशन बताने लगा जो शहर से बाहर थी। लाई मैं कर देता हूँ। नाज़ली अपनी कार में बैठी अपने सर के ज़ख्म को साफ करने की कोशिश कर रही थी कि तभी कार की खिड़की से अपना सर अंदर डालकर कीवान कारदाल ने कहा,
कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपने दुश्मनों का एहसान बिल्कुल भी नहीं लेना है। नाज़ी उसके हाथ पट्टी की जानी बढ़ाने पर तेज़ी से पीछे की तरफ खिसकती हुई शदीद गुस्से में कहने लगी, मिस ऑफिसर, इसमें एहसान लेने वाली क्या बात हुई भला? और आप अब इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रही हैं मुझसे? मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। कीवान कारदाल ने सख्त एवरियां चढ़ाकर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठकर कहा, ये तुम अंदर क्यों आए हो? बाहर निकलो। नाज़ली उसकी ढिठाई पर सख्त गुस्से से उससे दूर होकर दूसरी साइड से जाकर लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप मुझे अपनी बैंडेज नहीं करने देंगी, मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा। कीवान कारदार ने ज़िद्दी लहजे में कहा, मैं क्यों तुम जैसे संगदिल इंसान से बैंडेज करवाऊँ? बोलो, जवाब दो मुझे। तुम, जिसने अभी इतने मासूम लोगों की जानें सिर्फ अपने बॉस के कहने पर ली हैं। वो अमारत का सोच के यकदम से आगे बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़कर शदीद गुस्से से झंझोड़ कर पूछने लगी, मैंने बे के कहने पर किसी मासूम की जान नहीं ली है, जो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं, समझी? वो अपने कॉलर को सख्ती से दबोचे हुए उसके नाजुक हाथों को पकड़कर सर लहजे में कहने लगा, मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जो मैंने अभी देखा है मैं वही कह रही हूँ। तुम्हारा बे एक जालिम इंसान है। उसे बचाने के लिए अब इतने झूठ मत बोलो, समझे तुम? नाज़ली शदीद नफरत से अपने भाई का नाम लेती हुई बोली, सुल्तान बे जालिम नहीं है। उसे जालिम बनाने वाला आप लोगों का बाप है, समझी आप? और ये लाइन मुझे दें। वो सर लहजे में कहता उसके हाथ से फ़र्स्ट एड बॉक्स छीन कर ज़बरदस्ती उसे फ़र्स्ट एड देने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने मामा से हमेशा सुना था कि बाबा एक नरम दिल इंसान थे। नाज़ली शौक की हालत में कीवान की जानिब देखती हुई पूछने लगी, जो उसके सर पर बैंडेज बांधने के बाद कलाई पर बांध रहा था। बे की वालिदा अपने बड़े बेटे को खोने के बाद अपने छोटे बच्चों को एक काबिल इंसान देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने आपसे और आपके भाई से ये झूठ बोला था। वरना हिकमत साहब कैसे थे, ये आज भी पूरी दुनिया जानती है। वो उसकी कलाई को हिलाते हुए माजी की कुछ बातें उसे कहने लगा, जिससे नाज़ली सच में बेखबर थी, या शायद मामा फरगाम सुल्तान के बुरा बनने पर उसे और भाई को बेखबर रखना चाहती थी। उस गुंडे ने तुम लोगों की मौजूदगी में हमारे बहुत सारे लोगों समेत मेरी सेक्रेटरी को मेरी साबका बीवी के हमरा बम से उड़ाया है, और तुम लोग यहाँ खड़े सिर्फ ये तमाशा होते हुए देखते रह गए। इलियास महमूद को इमारत पर बम फटने का पता चला तो वह सीधा वहीं पर आया, और जब यहाँ आकर उसे फरीदा यज़दान की लाश मिली तो वह मीडिया की मौजूदगी की वजह से अपनी आंखों में झूठ मूठ के आंसू लाकर सारी फोर्स को लीड करते ऑफिसर पर भड़कते हुए कहने लगा, क्या सर, वो औरत जो हमें अंदर से मुर्दा हालत में मिली है वो आपकी बीवी है? उस ऑफिसर ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी साबका बीवी थी, और मेरी एक बेटी भी उससे है। मैंने अपनी फैमिली को इसी वजह से दूर रखा हुआ है, ताकि कोई इन्हें नुकसान ना पहुंचाते, और आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। और इस सब के ज़िम्मेदार उस गुंडे के साथ साथ तुम लोग भी हो। इलियास महमूद ने गुस्से से सभी ऑफिसर्स की जानिब देखते हुए कहा, सर, उसने खेल ही ऐसा खेला था कि हम लोग समझ ही नहीं सके। ऑफिसर ने उसे देखते हुए कहा। तभी एक जूनियर ऑफिसर ने वहां आकर जो रूह फरसा खबर उन सबको सुनाई। उसे सुनकर सब एकदम से अपनी अपनी जगह से उठ गए। तुम? डोरबेल की आवाज़ पर वो दरवाजे की जानिब बढ़ी तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो सख्त नज़रों से उसे घूरती हुई बोली, वो दरअसल मुझे आपको थैंक्स कहना था मेरी जान बचाने पर। सामने कीवान कारदाल अपने लंबे कद के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा अपना एक हाथ अपने बालों पर फेरते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए बचाया था, ओके? एंड तुमने मुझे थैंक्स कह दिया ना, तो अब तुम यहाँ से तशरीफ़ लेकर जा सकते हो। नाज़ली कहती हुई सख्ती से दरवाज़ा बंद करने लगी। कीवान कारदाल जो बाहर खड़ा उसे देख रहा था, उसके दरवाज़ा बंद करने पर तेज़ी से उसने अपना एक पैर दरवाज़ा बंद होने से पहले ही बीच में रख दिया। क्या आपने मुझे अपने लिए बचाया था, किसी हमदर्दी के तहत या अपने मकसद के लिए? मैं तो समझा आप मुझे पकड़ते हुए देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बे का राइट हैंड जो हूँ, आपने इसीलिए मुझे उनसे बचाया होगा। लेकिन आपने तो मेरी खुशकिस्मती को खुशफहमी में बदल दिया। कीवान कारदाल इस बात पर फटी आंखों से उसे देखने लगा तो नाजली की सुरमई आंखें उसकी इस बात पर उठीं और झुकना भूल गईं, क्योंकि मुकाबिल खड़े शख्स की आंखों में एक ऐसा जादू था जिसके सहर में वो मुब्तला हो चुकी थी। हेलो, वो उसके ज़ोर से चुटकी बजाने पर चौंकी। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? नाज़ली अपनी नज़रें और धड़कनें संभालती हुई बोली। कुछ भी नहीं मिस ऑफिसर। वो उसकी गायब दिमागी पर सख्त चिढ़ते हुए कहता वापस जाने के लिए मुड़ा। तो नाज़ली उसे मुड़ते हुए देखती सटपटाकर तेज़ी से आगे बढ़कर उसे कंधों से पकड़कर रुकने का कहने लगी। तुम मुझे थैंक्स कहने इस तरह खाली हाथ आए हो?
नाज़ी का दिल पता नहीं क्यों उससे कुछ देर और बातें करने का चाह रहा था, तो वो उसे कंधों से पकड़कर अंदर खींचती हुई कहने लगी, ओह सॉरी, वो दरअसल मैं कल से प्लान बना रहा था कि मुझे आपको थैंक्स किस तरह कहना चाहिए, तो मैं इसी चक्कर में आपके लिए कुछ लाना भूल गया हूँ। किवान कारदाल ने अपने कंधे पर मजबूती से रखी गई उसकी नाजुक उंगलियों को देखा, जो उसकी बेचैनी को किवान के ऊपर सख्त जाहिर कर रही थी कि वह इस वक्त कितनी बेचैन हो रही है। कोई बात नहीं, तो मुझे ये बताओ, मैं तो तुम्हारे बैग की नंबर वन दुश्मन हूँ। तो उस दिन तुमने मुझे फर्स्ट एड क्यों दिया था? तुम्हारे पास मौका था, तुम मुझे मार सकते थे। फिर तुमने क्यों मुझे नहीं मारा था? क्यों मेरी जान बचाई थी उस वक्त तुमने? वो उसकी नज़रों को अपनी उंगलियों पर मरकूज देखकर शर्म से सुर्ख होती, तेजी से अपना हाथ उसके मजबूत कंधे से हटाकर उससे पूछने लगी, मिस ऑफिसर, आप सुल्तान बेग की दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सुल्तान बेग की बहन है। और ये बात जानने के बाद मैं इस वजह से आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूँ। मैं इस वक्त बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ गिफ्ट ना लाने की वजह से। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपका किचन किस तरफ है? किवान कारदाल अपना स्याह लॉन्ग कोट उतारते हुए कहने लगा। नाजनी उसे अपना कोट उतारते हुए देखकर तेजी से पीछे मुड़ी। वहाँ उस तरफ। वो उससे रुख मोड़े खड़ी अपनी लरसती उंगली से उस जानिब इशारा करने लगी जहाँ पर उसका किचन था। कीवान उसके इशारा करने पर अपना कोट सामने रखे सोफे पर फेंकता उसके पास से गुजरा, तो नाज़ली की नज़रें अचानक से उठीं और उसकी स्याह बनियान से झांकते उसके मजबूत मसल्स पर आकर रुक गई। ये तुम क्या कर रहे हो? नाज़ली अपने छोटे से किचन में दाखिल हुई तो उसे फ्रिज से चिकन निकालते हुए देखकर वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई उससे सख्ती से पूछने लगी, थैंक्स। कीवान उसके तेज़ी से आकर गोश्त के पैकेट को पकड़ने पर अपने लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट सजाकर गोश्त का पैकेट वापस उससे खींचकर फिर उसे खुद से दूर करता बस इतना ही बोला, थैंक्स किस बात के लिए? मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मैं कहती हूँ अभी के अभी निकल जाओ बाहर, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। नाज़ली आगे बढ़कर उसके गले से एप्रन उतारने लगी, तो उसे कंधों से पकड़कर फ्लर्टी अंदाज में मुस्कुराने लगा। नाज़ली उसकी इस मुस्कुराहट पर एप्रन छोड़ती तेज़ी से पीछे हटी। मिस ऑफिसर, अगर अब आपने मुझे डिस्टर्ब किया ना, तो मैं आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगा। कीवान एक आंख मानी खेजी से विंग करता, एप्रन दुरुस्त करता वॉश बेसिन की जानिब बढ़ा और गोश्त साफ करने लगा। कैसी पनिशमेंट? नाज़ली अटकती हुई उससे पूछने लगी। ऐसी पनिशमेंट दूंगा जिसकी वजह से आप मुझे मेरा काम होने तक बिल्कुल भी तंग करने की जरूरत नहीं कर सकेंगी। वो उसकी जानिब देखते हुए मानी खेजी से कहने लगा, तो नाज़ली उसकी बात पर सख्त नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को घूरने लगी। मेरी बड़ी बेटी की हालत ऐसी किसने की है और मेरी दूसरी बेटी कहाँ है? जाओ सीसीटीवी से पता कराओ किसने मेरी छोटी बेटी को अगवा किया है। कॉलेज इंतज़ामिया सर झुकाए इलियास महमूद के आगे खड़ा था, क्योंकि सुबह माली को कॉलेज की पिछली साइड पर अरूबा के साथ वो आवारा ग्रुप के लड़कों और लड़कियां बुरी हालत में बेहोश पड़े मिले, तो वो डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब भागा था। और अब इलियास महमूद के आने पर कॉलेज इंतज़ामिया को उनके पास बुलाया गया, तो वो सब गुस्से से उससे पूछने लगा, सर वो सीसीटीवी कैमरा सालों से ख़राब है। कॉलेज इंतज़ामिया ने सख्त शर्मिंदगी से सर मज़ीद झुकाते हुए कहा, क्या मतलब कैमरा सालों से ख़राब है? मेरी बेटी गायब हुई है यहाँ से और तुम कह रहे हो कैमरा ख़राब है? तुम आखिर ये फ़ंड किस चीज़ के लेते हो? हुकूमत से जब तुम यहाँ कुछ भी सहूलत की चीज़ें फराहम नहीं करते हो स्टूडेंट्स के लिए, हाँ बोलो। वो सख्त गुस्से से उठते हुए कॉलेज इंतज़ामिया को कॉलर से पकड़ते हुए पूछने लगा, नाजरीन देख रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर की बेटी की बुरी हालत को, जो हमें ज़राए से पता चला है ये नाकामी और इंतकाम की आग में जलकर फरगाम सुल्तान ने किया है। हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस पर अरूबा की बुरी तरह से कटी दोनों हाथों की तस्वीर लगाकर ये खबर शाया की जा रही थी। दूसरी तरफ रोहिन जो उस होटल के रूम में बंद सख्त बोर हो रही थी, वो शख्स उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। नहीं, वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए सामने लगी एलईडी को चलाकर देखने लगी, तो सामने न्यूज़ पर यही खबर और उस शख्स का नाम सुनकर बुरी तरह से डरती रिमोट दूर उछालकर चीख मारती हुई बेड पर सदमे से बेहोश होकर गिर गई। तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? आवाज़ में जुनूनियत और आंखों में शरारे लिए वो उसके ऊपर झुका ये सवाल पूछ रहा था। रोहीन जो डर और घबराहट की वजह से अपना चेहरा दूसरी जानिब किए देख रही थी, उसकी उंगलियों को बुरी तरह से अपने कंधों पर धंसते हुए महसूस करती बुरी तरह से आंसू बहाने लगी। मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, वो उसकी कुर्बत की वजह से बुरी तरह से अटक अटक कर बोली। उसकी गर्म सांसों के थपेड़ों से वो अपनी हार्ट बीट को तेज़ चलते हुए महसूस कर रही थी। क्यों नहीं रहना चाहती हो मेरे पास? इस बात पर वो ये सवाल पूछकर उसके चेहरे के और भी करीब आकर
اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سرخ رخسار پر کسی چاقو کی تیز دھار کی طرح رکھ کر پھر اس پر ایک دل دہلا دینے والا احساس چھوڑتا سنجیدگی سے ایک لکیر کھینچتا ہوا نیچے اس کے کٹاؤ دار لبوں کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ روہین اپنے لبوں کے درمیان میں اس کی مضبوط انگلی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے پھوٹتے ہوئے شدت سے محسوس کرنے لگی۔ کیوں؟ اس کی انگلی اسی طرح اس کے لبوں کے درمیان میں حرکت کر رہی تھی۔ روہین کو اپنی سانسیں اس کی انگلی کی حرکت پر بری طرح سے اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ روہین ہڑبڑا کر اس کے سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی بولی۔ کیا میں اتنا زیادہ ڈراؤنا ہوں جو تم مجھ سے اتنا ڈرتی ہو؟ فرغام سلطان اس کے جواب پر اپنے لہجے میں خونخواری لیے اپنی انگلی کو جو اس کے لبوں کے درمیان میں حرکت کر رہی تھی جھٹکے سے اس کی زبان کو کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا، تو تکلیف کے باعث روہین کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اس کی چیخیں بھی فرغام سلطان کے غصے کو موم نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ اسی طرح اپنی دہشت سے اسے ڈرا رہا تھا۔ بولو، تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ اپنے ازلی سرد محل لہجے میں کہتا وہ اسے حکم دینے لگا۔ میں آپ سے ڈرتی ہوں، روہین روتی ہوئی بولی۔ یہ نہیں میری سویٹ ہارٹ، یہ بولو کہ تم فرغام سلطان سے نہیں ڈرتی ہو بلکہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ اپنا ایک ہاتھ سے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی زبان سے جدا کرتا اپنے بھاری آواز میں کہنے لگا۔ وہ چیخ مار کے جھٹکے سے اٹھی۔ اس وقت اس کا چہرہ ڈر کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور گردن پسینے کی وجہ سے بھیگ رہی تھی۔ کیا ہوا سویٹ گرل، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ فرغام جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا اسے بری طرح سے چیختے ہوئے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور کندھوں سے پکڑ کر اس سے پوچھنے لگا۔ دور رہیں آپ مجھ سے، آپ ایک ظالم انسان ہیں، آپ نے ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹے اور اب آپ میرے بھی ہاتھ کاٹیں گے۔ روہین اسے دیکھتی اور بھی زیادہ تڑپتی ہوئی خود کو اس سے چھڑوانے لگی۔ نہیں سویٹ گرل، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ جاننے لگا ہوں۔ بھلا میں تمہارے ہاتھ کیوں کاٹوں گا؟ اور میں نے اسے اپنے سامنے تم پر ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر صرف اس کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ اگر اس نے تمہیں میری غیر موجودگی میں تنگ کیا ہوتا نا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر نرمی سے کہنے لگا۔ رکو، وہ اس خواب سے اس وقت بالکل مختلف لگ رہا تھا، مگر ڈر ابھی بھی پنکھ پھیلائے اس کے دل پر ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ دور رہو تم مجھ سے، تم کسی دن میرے بھی ہاتھ کاٹو گے عروبہ کی طرح، کیونکہ تم ایک بے رحم انسان ہو، تمہارے دل میں کوئی بھی احساس نہیں ہے، تم صرف ایک پتھر ہو۔ وہ خوف سے اسے خود سے دور کرتی ہوئی اپنے سنہرے لمبے بالوں کو مٹھی میں لے کر بری طرح سے نوچ کر چیخ چیخ کر کہنے لگی۔ کول ڈاؤن مائی گرل، کول ڈاؤن۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں کہنے لگا، تو وہ واپس بے ہوش ہو کر اسی کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ وہ دونوں ڈنر سے فارغ ہوئے تو واک آؤٹ کے لیے فلیٹ سے باہر نکلے۔ جب وہ لوگ نازلی کے فلیٹ کے پاس بنے ایک پارک میں داخل ہوئے، مس آفیسر، مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیوان کردار کو محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو وہ چکنا ہو کر پیچھے مڑا تو اپنے پیچھے 3 مشکوک لوگوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نازلی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے لیے سامنے خوبصورتی سے کٹنگ کیے گئے پھولوں کے پیچھے جا کر چھپا اور آہستگی سے اس سے کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ نازلی جو آج اس کی نزدیکیوں سے کچھ الگ ہی فیل کر رہی تھی، اسے دوبارہ اپنے پاس دیکھ کر سخت سر پٹا کر پوچھنے لگی۔ مس آفیسر، اچانک سے کیوان نے اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بے ساختگی پر نازلی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دھڑکنیں الگ اتھل پتھل ہونے لگیں۔ تم پلیز اپنی انگلی ہٹاؤ، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی جھجکتے ہوئے کہنے لگی۔ تو کیوان کی نظریں اپنی انگلی پر پڑی جو اس کی بری طرح سے کانپتے گلابی ہونٹوں پہ سجی تھی۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اپنی انگلی ہٹاتا اس سے پیچھے ہٹا۔ او سو سوری مس آفیسر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ نظریں نیچے جھکا کر کہنے لگا۔ تو تم لوگ یہاں چھپے ہو؟ تبھی ایک آدمی ان کا پیچھا کرتا ان کے قریب پہنچا اور اپنے پینٹ کے پیچھے سے اپنا ریوالور نکال کر کہنے لگا۔ تو کیوان کاردار نازلی کو تیزی سے اپنے پیچھے چھپاتا اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم لوگ اور کس کے کہنے پر تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ کیوان سخت نظروں سے اس آدمی کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس وقت اپنی ریوالور بھی نہیں لے کر آیا تھا، ورنہ اس وقت وہ شخص زمین پر ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ وہ اسے مار تو اپنے ہاتھوں سے بھی سکتا تھا، لیکن اس وقت نازلی کی سیفٹی اس کے لیے زیادہ ضروری تھی۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا جسے وہ بچانا چاہتا ہے وہ ایک ایول کی بہن تھی جو اسی کی طرح اپنے دشمنوں کے لیے ایک ظالم اور جلاد حیوان سے کم نہیں تھی۔
اے ہیرو، ہم تمہارا نہیں، میڈم آفیسر کا پیچھا کر رہے ہیں تاکہ اپنا بدلہ لے سکیں۔ انہوں نے ہمارے باس کو جیل تک پہنچایا ہے، اب ہم انہیں قبر تک پہنچانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ آدمی نفرت سے اس کے پیچھے کھڑی نازلی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کیسے گنڈے ہو؟ نازلی نے جب سامنے کھڑے آدمی کو پہچانا تو شدید غصے سے کیوان کاردال کا رخ اپنی طرف کرتی ہوئی پوچھنے لگی، مس آفیسر، میں سمجھا نہیں آپ کی اس بات کا مطلب، ذرا ایکسپلین کر کے مجھے سمجھائیں پلیز۔ کیوان نے اس کے غصے سے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ایک گنڈے ہو کر کیسے اس سڑک چھاپ گنڈے پر رحم کھا سکتے ہو جو تم لوگوں کا نام برباد کر رہا ہے؟ نازلی اسے یکدم سے سخت غیرت دلاتی ہوئی کہنے لگی، لیکن کیوان کی نظریں اسی آدمی کی جانب چوکس تھیں، تو اسے ریوالور کا رخ نازلی کی جانب کرتے ہوئے دیکھ کر وہ نازلی کو دور دھکیل کر اس کے نام کی گولی کو اپنے سینے پر کھا گیا۔ کہ کیوان! گولی کی آواز پر منہ کے بل گری نازلی تیزی سے سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے لگی، تو کیوان کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر وہ چیخ مارتی ہوئی اٹھی اور اس کی جانب بھاگی، تو وہ آدمی نازلی کو کیوان سے لگے دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ تم تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ نازلی روتی ہوئی اس کے چوڑے سینے سے بری طرح سے بہتے خون کو ہاتھ سے دبا کر روکتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، مس آفیسر، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیوان کی آنکھیں بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے کام لے رہا تھا، ورنہ وہ کب کا بے ہوش ہو چکا ہوتا، لیکن نازلی کی سسکیوں کی وجہ سے وہ ایک دم سے خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ اس کی سسکیوں کی وجہ سے اپنے دماغ کو بہت کوششوں کے بعد وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ تم پلیز کچھ مت بولو اور اپنی آنکھیں بند مت کرو، میں کسی سے تمہیں اٹھانے کے لیے مدد لیتی ہوں، مجھے پتا ہے تمہیں ہاسپٹل لے کر جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ نازلی کہتی ہوئی اٹھنے لگی، تبھی کیوان نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روکا۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں اتنا کمزور نہیں ہوں، اس طرح کی گولیاں میں بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں، اب مجھے عادت ہو گئی ہے، بس میں کچھ دیر اسی طرح لیٹنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے علاج کی وجہ سے میرا دماغ سن نہ ہو جائے۔ وہ آنکھیں موندے کہنے لگا، پلیز تم اپنی آنکھیں بند مت کرنا، میں ابھی ختیجہ خالہ سے ان کی ویل چیئر مانگ کر یہاں لے کر آتی ہوں، پھر میں تمہیں اسی کے ذریعے اپنے فلیٹ تک لے کر جاؤں گی۔ نازلی کو جب ویل چیئر کا خیال آیا تو وہ اپنی آنکھوں سے بری طرح سے گرتے آنسو کو صاف کرتی اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھنے کے لیے کہنے لگی، تو وہ اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے اوپر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، یہ ختیجہ خالہ کون ہے اور وہ کیوں تمہیں اپنی ویل چیئر دیں گی؟ کیوان نے ان سے پوچھا۔ وہ میری پڑوسن ہے، ان کے پاس ویل چیئر ہے کیونکہ وہ بیچاری خود معذور ہے، وہ ختیجہ خالہ کے بارے میں بتاتی ہوئی آخر میں دکھ سے ان کے بارے میں کہنے لگی، تو کیوان اسے کسی کے لیے ہمدرد دیکھ کر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سرخ گالوں پر بہتے آنسوں کو صاف کرنے لگا۔